गुड इवनिंग वन एंड ऑल। स्टार्ट करेंगे हम आज का लेक्चर अपना। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6 ऑफ आईपीसी, ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, है ना। आज अध्याय 6 राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में। कहाँ से कहाँ तक है ये सेक्शन, किसी को याद है? ऑफेंस यस मैम, अगेंस्ट, 121 से 130। यस, 121 टू 130 सेक्शन डील्स विद चैप्टर 6, यानी कि राज्य के विरुद्ध अपराध या ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर देती हूँ पहले मैं आप लोगों के साथ। ये देखिए, सबसे पहली सेक्शन है 121। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसकी हेडिंग। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या करना है? इस पूरे चैप्टर में हमें हेडिंग्स लर्न करनी है और पनिशमेंट लर्न करनी है, बस। इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा खास नहीं है समझने लायक वाला। तो आपको बस बाय हेडिंग याद होना चाहिए कि किस हेडिंग में क्या दिया हुआ है, किस सेक्शन में क्या बात बोली गई है और उसके लिए कितना दंड है। तो इसमें अपराध और दंड, अपराध और दंड, बस ये चैप्टर खत्म। ठीक है, तो सबसे पहली सेक्शन है 121। पहले हम हेडिंग हेडिंग देख लेते हैं फटाफट से सारी। 121 में है वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग ऑफ वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या है? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको हेडिंग हेडिंग याद रखनी है कि सबसे पहले सेक्शन 121 की हेडिंग हो गई। फिर उसके बाद 121 ए है, काउंस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। कि 121 में जो अपराध हुआ है ना, तो 121 ए में उसी की काउंस्पिरेसी को अलग से डिफाइन किया गया है, मतलब अलग से काउंस्पिरेसी की सजा बता दी कि 121 में आप भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करो, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न करेंगे या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण कर रहे हैं। और 121 ए में इस चीज के लिए काउंस्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो 121 की चीजें करने के लिए, तो उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है 121 ए में। ठीक है, तो ध्यान रखना है 121 और 121 ए कनेक्टेड विद ईच अदर। फिर उसके बाद आगे 122 इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 122 से क्वेश्चन बनता है, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। तो एक टाइप से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो। तो ये पहली सेक्शन है आईपीसी में जहां पे तैयारी को पनिशेबल किया गया, प्रिपरेशन। मतलब अभी आपने कुछ किया नहीं, आप सिर्फ तैयारी शुरू की है और तैयारी को ही पनिशेबल बताया गया है। तो ये पहली धारा आपके सामने आई आईपीसी में, ऐसा अपराध जिसकी तैयारी करना भी अपने आप में पनिशेबल होता है। अभी आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए आप लोगों को जोड़ना इकट्ठे कर रहे हो, आपने गोला बारूद इकट्ठा करना शुरू किया, मतलब आप प्रिपरेशन कर रहे हो और प्रिपरेशन के लेवल पे ही आपको क्या कर दिया गया, पकड़ लिया गया, तो आप पनिश्ड हो जाओगे 122 में। तो यहाँ पे से क्वेश्चन भी यही बनता है कि प्रिपरेशन को कहाँ पनिश्ड किया गया 122 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 123। सेक्शन 123 बात करती है कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने की आशा से छिपाना। अब भाई युद्ध करना है, तो युद्ध करने के लिए आप क्या करना चाह रहे हो कि युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के लिए आपके आशा से छिपाना। अब आप कंसील कर रहे हो, कहीं पर आपको पता चला कि भारत सरकार के विरुद्ध जो है युद्ध होने वाला है और आपको ऐसी खबर पता पड़ गई, तो आप बताने की जगह आपने क्या कर दिया, आपने छुपा ली वो खबर और आपने उसको फैसिलिटेट कर दिया ताकि वो अपराध कमिट हो जाए। 124 में क्या है इसके बाद? सेक्शन 124 में है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट। ये बाय हेडिंग याद रखना है, आपसे बाय हेडिंग ही पूछेंगे। ऐसी कौन सी धारा है जहां पर बताया गया है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके कामकाज में अवरुद्ध करने के लिए या उनके कामकाज से अनलॉफुल तरीके से बेनिफिट उठाने के लिए उनको धमकाना, असॉल्ट करना, उनके ऊपर हमला करना। ये कहां पर परिभाषित? तो 124 में, असॉल्टिंग प्रेसिडेंट गवर्नर एटसेट्रा विद इंटेंट टू कंपेल और रिस्ट्रेन द एक्सरसाइज ऑफ एनी लॉफुल पावर, किसी विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए, विवश करने के लिए या उसका प्रयोग अविरुद्ध मतलब रोकने के लिए आशय से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो बाय हेडिंग ये सेक्शन इंपॉर्टेंट बन जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको याद रखना है 124। उसके बाद 124 ए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, राजद्रोह सेडिशन। अभी आगे हम देखेंगे इस पे केस लॉस कि कॉन्स्टिट्यूशनल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ सेक्शन सेक्शन देख रहे हैं। 124 ए राजद्रोह या सेडिशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखने वाली सेक्शन है ये।
उसके बाद आती है आपकी सेक्शन 125 वेजिंग वॉर अगेंस्ट एनी एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 125 में क्या बताया गया है कि भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। अब यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस वाली जो स्टेट्स है ना, भारत सरकार के जिन भी कंट्रीज से फ्रेंडली रिलेशन है, वहां पर अगर आप युद्ध करने की कोशिश करते हैं तो वो भी अपराध है 125 में। उसके बाद 126 सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 126 भी इसी तरीके से है, कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज ऑफ पावर्स एट पीस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या बताया गया है, भारत सरकार के साथ शांति या संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। अभी 125 में हम फ्रेंडली रिलेशन वाली जितनी भी कंट्रीज उनमें वॉर करने की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पे उन देशों में लूटपाट कर रहे हैं जिनके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं ना, मैत्री संबंध, वहां पर लूटपाट करना 126। तो ये भी 126 भी एक ऐसी धारा है जहां पर प्रिपरेशन को भी पनिशेबल बनाया है, या तो आप लूटपाट करते हैं या लूटपाट करने की प्रिपरेशन करते हैं तो भी दंडित है। तो देखिए दूसरी सेक्शन होगी 122 में प्रिपरेशन पनिशेबल है, फिर 126 में प्रिपरेशन पनिशेबल है। तो ये याद रखना है क्योंकि प्रिपरेशन कहाँ कहाँ पनिशेबल है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते। तो 122 देन 126। आगे देखेंगे सेक्शन 127। 127 में क्या बताया गया है, रिसीविंग प्रॉपर्टी टेकन बाय वॉर और डिप्रेडेशन मेंशन्ड इन सेक्शन 125 एंड 126। धारा 125 और 126 में वर्णित युद्ध या लूटपाट द्वारा ली गई संपत्ति का प्राप्त करना। कि जस्ट अभी हमने जो पढ़ा 125 और 126 में, तो वहां पर जो वॉर कर रहे हैं फ्रेंडली स्टेट्स में या लूटपाट कर रहे हैं, तो वो जो संपत्ति है उसका क्या होगा, वो इस सेक्शन में आपको जानने को मिलेगा कि यदि ऐसी कोई संपत्ति व्यक्ति जानते हुए अपने पास रख लेता है तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, है ना, आगे अभी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद सेक्शन 128 है, 128 बात करती है अब पब्लिक सर्वेंट्स वॉलंटरली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। लोक सेवक का स्वेच्छा राज कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। जो राज कैदी है या जो युद्ध कैदी है उनको जानबूझ करके पब्लिक सर्वेंट क्या कर रहे हैं, भागने दे रहे हैं, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये आपको सेक्शन 128 बताती है। उसके बाद सेक्शन 129 बताती है पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंटली सफरिंग सच प्रिजनर टू एस्केप। अब वहां 128 में जानबूझ करके भागने दे रहे हैं, यहाँ नेग्लिजेंटली 129 में उपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। जो युद्ध कैदी है, राज कैदी है, अब यहाँ उपेक्षा पूर्ण व्यवहार है पब्लिक सर्वेंट का और इसलिए वो भाग गया राज कैदी या युद्ध कैदी, तो क्या पनिशमेंट मिलेगी 129 में, ये बताया गया है। लास्ट सेक्शन 130 एडिंग एस्केपिंग ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। अब ऐसे जो युद्ध कैदी या राज कैदी हैं इनके निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़वाना या संशय देना। तो यहाँ पर मतलब पब्लिक सर्वेंट के अलावा बात हो रही है कि पब्लिक सर्वेंट के अलावा यदि कोई व्यक्ति ऐसे राज कैदी या युद्ध कैदी को भागने में सहायता देते हैं या संशय देते हैं, हार्बर करते हैं, तो उनको क्या पनिशमेंट मिलेगी। तो ये इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर चलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम सेक्शंस को डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहली सेक्शन हमारी कौन सी है, सबसे पहली सेक्शन है हमारी 121। तो सेक्शन 121 बात करती है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or awaits the waging of such war shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ठीक है, ये पनिशमेंट है जो कोई भी भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है या युद्ध का दुष्प्रेरण करता है, ये तीन चीजें अगर कोई भी करेगा तो डेथ पनिशमेंट मिलेगी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है प्लस फाइन साथ में रहेगा। अब यहाँ पे हुएवर मतलब इंडियन सिटीजन भी हो सकता है और फॉरेनर भी हो सकता है। ये देखिए मैंने हुएवर की तरह एरो लगा के लिखा भी है। हुएवर मतलब अब भारत सरकार के विरुद्ध जरूरी नहीं कोई इंडियन सिटीजन,
चाहे कोई इंडियन सिटीजन भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करे या कोई फॉरेनर बाहर का विदेशी व्यक्ति करे, तो दोनों कवर है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लीजिए। ए ज्वाइंस एन इंस्ट्रक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ए हैज कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन। का भारत सरकार के विरुद्ध विप्लव, विप्लव यानी विद्रोह, विद्रोह में सम्मिलित होता है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। ठीक है, तो इसने क्या किया, ज्वाइन कर लिया। कोई विद्रोह वाली, विद्रोह भारत सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने की कोई कांस्पिरेसी हो रही होगी, उसने वहां पर मतलब कुछ हो रहा होगा वहां पर, उसने क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर लिया थ्रू कांस्पिरेसी, मतलब अबेटमेंट हो गया ना, कांस्पिरेसी के माध्यम से भी अबेटमेंट होता है, तो अबेटमेंट हो गया, इसलिए इस धारा के अंतर्गत ये जो है पनिशेबल है। इस पे जो इम्पोर्टेंट केस है वो है गणेश डी सावरकर वर्सेस, गणेश डी सावरकर केस है, सॉरी वर्सेस इसमें बुक में दिया नहीं था, गणेश डी सावरकर केस है 1909 का। इसमें बताया गया था कि सेडिशन और अबेटमेंट ऑफ वेजिंग वॉर में अंतर होता है। इस केस में क्या कहा गया कि जो राजद्रोह है और भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण है, इन दोनों चीज में अंतर है। ये बताया गया था अंतर किस केस में, गणेश डी सावरकर केस में। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा केस में राजद्रोह और अबेटमेंट टू वेज वॉर में अंतर बताया गया, तो ये केस लॉ याद रखना है। वैसे इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत कम आते हैं, मेंस में भी बहुत कम आते हैं, बट हमें पढ़ना होते हैं। आगे देखते हैं, ये इस सेक्शन में कोई डाउट किसी को 121 में, सभी को क्लियर है? संदीप, गौरव, श्वेता? जी ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 यस ए, मैम। ओके। 121 ए, कांस्पिरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अब याद रखना है, जो 121 में भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण कर रहे हैं, तो यदि इस अपराध को, मतलब 121 के अपराध को ही करने के लिए षड्यंत्र अगर कोई रच रहा है, तो वो भी पनिशेबल है। मतलब भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का प्रयत्न करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध का दुष्प्रेरण, वही दुष्प्रेरण में तो कांस्पिरेसी ऑटोमेटिकली इंक्लूड है ना, कि 4 लोग मिलकर के भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और एक 5वां व्यक्ति उसमें जाके मिल गया, तो क्या हो गया, कांस्पिरेसी, मतलब और कांस्पिरेसी हो गई। ठीक है, तो अब देखिए, whoever within और कांस्पिरेसी और अबेटमेंट हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर सकते चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो आई थिंक कि वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जहां जहां अब ये वर्ड आएंगे, है ना, कांस्पिरेसी, अबेटमेंट, तो अब ये तुरंत आप लोगों के दिमाग में सब चल जाना चाहिए कि कांस्पिरेसी मतलब क्या पढ़ चुके हैं, अबेटमेंट मतलब हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, तो देखिए, whoever with और विदाउट इंडिया, अब यहाँ पर ये याद रखना, विद इन और विदाउट इंडिया की बात हो रही है। conspires to commit any of the offenses punishable by section 121 or conspires to by means of criminal force or the show of criminal force, the central government or any state government shall be punished with imprisonment for life। तो यहाँ पर दो बातें याद रखना है कि एक तो जो ये अपराध है कांस्पिरेसी का, ये या तो विद इन इंडिया हो रहा है या विदाउट इंडिया हो रहा है, भारत में या भारत से परे। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की जो रणनीति बनाई जाए वो भारत में ही बनाई जाए। क्यों? क्योंकि हमने 121 में ऑब्वियसली हुएवर वर्ड पढ़ा, मतलब कोई भी, अगर कोई फॉरेनर है तो हो सकता है वो फॉरेन में बैठ के भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए या दुष्प्रेरण जो है वो भारत के बाहर कर रहा हो, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का दुष्प्रेरण भारत के बाहर हो रहा हो। तो ये जो ऐसा कांस्पिरेसी है, अब इस सेक्शन में जो षड्यंत्र है वो भारत में हो सकता है या भारत से बाहर हो सकता है, लेकिन होगा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, है ना, युद्ध का प्रयत्न करने के लिए या युद्ध का अबेटमेंट करने के लिए। या फिर क्या है इसमें, और कांस्पायर टू ओवरऑल बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स, या फिर किस चीज का षड्यंत्र रच रहे हैं, आतंकित करने के लिए, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक बल द्वारा भारत सरकार को आतंकित करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। ठीक है, हिंदी की लैंग्वेज एक बार और देख लेते तो हिंदी की लैंग्वेज से और क्लियर हो जाएगा। 121 ए देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो कोई धारा 121 द्वारा दंडनीय अपराधों में से कोई अपराध करने के लिए भारत के भीतर या बाहर,
ठीक है, याद रखिएगा ये लैंग्वेज थोड़ा सा, भारत के भीतर या भारत के बाहर षड्यंत्र करेगा या केंद्रीय सरकार को या राज्य की सरकार को आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा। या तो भारत सरकार के विरुद्ध भारत के भीतर या भारत के बाहर षड्यंत्र कर रहा है, या जो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है इनको बाय फोर्स, क्रिमिनल फोर्स या क्रिमिनल फोर्स का प्रदर्शन करके आतंकित करने का षड्यंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो बस याद रखना है, इसमें क्या है कि हेडिंग याद रखना है और आपको पनिशमेंट याद रखना है। तो काउंस्पिरेसी 121 की काउंस्पिरेसी यदि कोई करता है भारत में या भारत के बाहर या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को आतंकित करने का षड्यंत्र रचता है, तो कितनी पनिशमेंट है, या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और imprisonment of either description which may extend to 10 years या फिर 10 साल तक का कारावास प्लस फाइन। फाइन साथ में होगा, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिले तो भी फाइन होगा और 10 साल तक के कारावास जितना भी हो फाइन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है, टू कंस्टिट्यूट अ काउंस्पिरेसी अंडर दिस सेक्शन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन शैल टेक प्लेस इन परसुएंस देयरऑफ। इस धारा के अधीन षड्यंत्र गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप घटित हुआ हो। तो ये तो हम काउंस्पिरेसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि काउंस्पिरेसी के अपराध में कोई एक्ट या ओमिशन होने की जरूरत नहीं है। जहां दो लोगों ने किसी क्राइम को कमिट करने के लिए एग्रीमेंट हो गया, वहीं पर काउंस्पिरेसी का अपराध कमिट हो जाता है। तो वही चीज इन्होंने फिर से एक्सप्लेन की है ना, कि जहां षड्यंत्र रचा जा रहा है जरूरी नहीं है कि उस षड्यंत्र के कॉन्सिक्वेंस में कोई एक्ट या कोई ओमिशन हो इन परसुएंस। ठीक, तो वही चीज रिपीट की हुई है। अब इसमें जो है 121 पे भी एक इंपॉर्टेंट केस लो है, वो आप चाहें तो वही बेयर एक्ट में साइड में लिख लीजिए, अरविंद वर्सेस स्टेट। अरविंद वर्सेस स्टेट, तो इसमें ये जो वर्ड है ना, आतंकित करने का षड्यंत्र, काउंस्पायर टू ओवरऑल, इसको इन्होंने इंटरप्रिटेट किया है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस, लेकिन लिख लीजिए, कभी आगे आपको अगर मेंस में कोई क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए आपको काम आएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इस सेक्शन में कोई डाउट, सभी को क्लियर है? यस मैम। अब देखिए 122 इंपॉर्टेंट है। 122 सबसे पहली बात, कलेक्टिंग मैम केस एक बार प्लीज बता दीजिएगा मैम। अरविंद वर्सेस स्टेट, सेक्शन 121 पे अरविंद वर्सेस स्टेट, उसमें क्या है, आतंकित करके षड्यंत्र रचने को वो किया गया है, इंटरप्रेट किया गया है। 122 को देखिए अब, कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से आयुध आदि संग्रह करना। Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the government of India shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term which exceeding 10 years and shall also be liable to fine। क्या कहा गया है कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने पर अंडरलाइन कर लीजिए, या तो युद्ध करने या युद्ध करने की तैयारी करने के आशय से, अगर आप तैयारी करने के आशय से भी पुरुष आयुध गोला बारूद संग्रह करेगा या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो पनिशमेंट 121 में जो काउंस्पिरेसी हो रही है सेम है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन या मैक्सिमम 10 इयर्स हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है ना। तो 10 वर्ष तक का कारावास दिया जा सकता है प्लस फाइन दिया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये है कि प्रिपरेशन जो है वो पनिशेबल है। अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी भी करता है तो तैयारी भी अपने आप में पनिशेबल है। कौन सी धारा में? 122 में।
तो ये याद रखना है, ये पॉइंट जो मैं बोल रही हूँ कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करना क्या पनिशेबल है? यस है। कहाँ है? 122 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 122 के बाद 123 देखिए। 123 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी क्लास चल रही है तो हम इसको एक बार पढ़ लेंगे, बाकी आप लोग जब पढ़े तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। कंसीलिंग विथ इंटेंट टू फैसिलिटेट डिजाइन टू वेज वॉर, युद्ध करने की परिकल्पना को सुकर बनाने के आशय से छिपाना। Whoever by any act or by any illegal omission conceals the existence of a design to wage war against the government of India, intending by such concealment to facilitate or knowing it to be likely that such concealment will facilitate the waging of such war, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. क्या कहा गया है इसमें कि जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अवैध लोप द्वारा इस आशय से कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा। आशय क्या है इस व्यक्ति का? इसको पता चल गया है कि कोई व्यक्ति है, कोई ग्रुप है जो भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने वाला है, परिकल्पना का पता पड़ चुका है, लेकिन वो इस आशय से, इस लाइन को आप चाहे तो अंडरलाइन कर सकते हैं, इस आशय से कि यदि वह इस प्रकार की परिकल्पना को छुपा लेगा तो ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा। मतलब अगर ये छुपा लेगा तो हो सकता है कि वो हो जाए, अगर ये बता देगा पुलिस वाले को तो पुलिस वाले आके पकड़ लेंगे, तो हो नहीं पाएगा। तो इस इंटेंशन से कि मैं छुपा लेता हूँ तो क्या होगा, युद्ध जो ये परिकल्पना बनाई जा रही है ये हो जाएगा, फैसिलिटेट हो जाएगा। या यह संभाव्य जानते हुए कि इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, या उसको नॉलेज है कि अगर वो ऐसा छुपाएगा, ये नॉलेज भी है सामने वाले को, विथ नॉलेज कि मैं छुपा लूंगा तो ये युद्ध जो है हो ही जाएगा। फिर क्या है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो, सॉरी कहाँ पहुंच गई मैं, सुकर बना संभाव्य जानते हुए इस प्रकार छिपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने को सुकर बनाएगा, छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, तो इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है? punished with imprisonment of either description, किसी भी भांति के कारावास से, मतलब फिर वही अगेन जहां पर ये होता है either description means या तो सादा कारावास हो सकता है या कठोर कारावास हो सकता है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट, वो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन हो गया अब यहाँ पे। लेकिन होगा कितना? विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक का, मतलब 10 साल, मैक्सिमम 10 साल, या फिर 10 साल से कम, कितना भी कोर्ट जितना देना चाहे उतना दे सकता है, लेकिन 10 साल से ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक, तो ये हो गई आपकी 123, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 123 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप छोड़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है 124। 124 की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सीधा पनिशमेंट देख लो, और इसमें ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। हेडिंग में क्या है? प्रेसिडेंट को, गवर्नर को के ऊपर हमला करना, की शासन से हमला करना, उनको कंपेल करने के लिए, उनको विवश करने के लिए कि वो अपनी जो उनके पास पावर है उसका मिसयूज करें, या उनको रोकने के लिए कि जो वो पावर यूज करके जो उनका करना चाहिए काम उसको ना करने के लिए इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, उन पे हमला कर रहे हैं। तो देखिए अंदर पढ़ते हैं। whoever with the intention of inducing or compelling the president of India or the governor of any state to exercise means कि आप काम करो, or to refrain from exercising या फिर उनके काम को ना करने के लिए, in any manner any of the lawful powers of such president or governor assaults or wrongfully restrains, क्या क्या कर रहा है? या तो हमला कर रहा है या फिर wrongful restrain, और attempts wrongfully to restrain या फिर wrongful restrain करने के लिए प्रयत्न करता है, और overall by means of criminal force या फिर उनको आतंकित करता है, क्रिमिनल फोर्स द्वारा आतंकित करता है, और the show of criminal force or attempts to so to overawe such president or governor shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years plus fine। तो 7 साल तक का कारावास प्लस फाइन हो सकता है। 7 साल तक का कारावास मतलब मैक्सिमम 7 years हो सकता है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, लेकिन 7 साल से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक बार हिंदी में भी देख लेंगे। जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल
विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी शक्ति का किसी प्रकार प्रयोग करने के लिए या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित करने या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या उसका सदोष परिरोध करेगा या सदोष अवरोध करने का प्रयत्न करेगा या उसे आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करेगा या ऐसे आतंकित करने का प्रयत्न करेगा। मतलब यहाँ अटेम्प्ट है, या तो आप सामने वाले पे हम मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर पे हमला कर रहे हैं, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर रहे हैं, या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर आतंकित कर रहे हैं, आतंकित करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। अगर अटेम्प्ट भी किया है आपने तो भी लागू होगी ये सेक्शन। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। ठीक है, क्लियर। तो सेक्शन याद रखना है कि कहाँ पर कौन सी सेक्शन है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर पर हमला करने, मतलब कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट और गवर्नर पर हमला करता है कि वो अपनी ड्यूटी ना करे या उन अपने पावर्स का मिसयूज करवाने के आशय से, तो कहाँ पर पनिशेबल है 124 में। कितनी पनिशमेंट है? 7 साल तक की जेल हो सकती है प्लस फाइन। आगे बढ़ते हैं 124 के बाद 124A। देखिए 124A सेडिशन, राजद्रोह। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred, contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine। एक बार हिंदी में भी इसकी लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्या लिखा हुआ है? जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो पहली बात तो मैक्सिमम पनिशमेंट आजीवन कारावास तक की है और मिनिमम पनिशमेंट 3 साल तक की है कि आजीवन कारावास तक दिया जा सकता है जिसमें जुर्माना हो सकता है, सकेगा वर्ड है, यानी कि जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, प्लस उसके बाद 3 वर्ष तक की कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या फिर 3 वर्ष तक का जो है कारावास दिया जा सकेगा। तो अब यहाँ पर जो वर्ड्स है वो ध्यान देना है। यहाँ पर क्या बोला गया है? जो राजद्रोह का ऑफेंस है, यहाँ पर देखिए कहीं पे भी ऐसा कोई वर्ड नहीं आया है राजद्रोह की डेफिनेशन में कि हमला किया या हमले करने का प्रयत्न किया। यहाँ पर सिर्फ वर्ड आया है क्या कि आइदर स्पोकन और रिटन, जो कोई व्यक्ति बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या विजिबल रिप्रेजेंटेशन, दृश्य रूपण द्वारा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के बात हो रही है सेडिशन या राजद्रोह का मतलब होता है कि जब भी सरकार, भारत सरकार जब भी कोई नए कानून लाएगी, नए बिल लाएगी, तो उसके खिलाफ यदि किसी भी पर्सन को कोई मतलब कहना चाहिए कि जो कोई भी नया कानून वगैरह लाया गया है, भारत सरकार ने कोई नया कानून लाया है और आप उससे सहमत नहीं है, तो आप अपनी असहमति जता रहे हैं। तो असहमति यदि आप अच्छे उसमें जता रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, नॉर्मल तरीके से आप कमेंट कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, तब तक तो वो ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने अपनी प्रतिक्रिया इस फॉर्म में की
कि उससे आपका जो इंटेंशन है वो कैसे दिख रहा है कि आप भारत सरकार की प्रति जो है घृणा वाली फीलिंग्स जो है, एनिमिटी की फीलिंग्स जो है आप फैलाना की कोशिश कर रहे हैं, आप जो है डिसअफेक्शन की भावना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन ये होता हमेशा कैसा है? बाय स्पोकन, बाय रिटन, बाय साइन, बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, लिखे गए शब्दों द्वारा, बोले गए शब्दों द्वारा, संकेतों के माध्यम से, या फिर दृश्य रूपण, जैसे काले झंडे, कोई भी कानून आए तो काले झंडे निकाल के रैलियां निकाल रहे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं क्या है, राजद्रोह की कैटेगरी में आ जाती है। अब ये जो राजद्रोह है, ये 1870 में जो है जोड़ी गई थी, ये याद रखना है आप लोगों को। ये जो सेक्शन है ये कब जोड़ी गई थी? ये 1870 में जोड़ी गई थी। बाद में फिर 1898 में इसमें अमेंडमेंट हो गया था। कुछ बातें हैं राजद्रोह की जो आपको याद रखनी है, आप लोग लिख लीजिए। जो सेक्शन 124 है ये कब ऐड हुई थी? ये हुई थी 1870 में ऐड। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए। उसके बाद 1898 में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया। तो आज जो राजद्रोह हम पढ़ रहे हैं वो 1898 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद का हम पढ़ रहे हैं। 1891 का जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें एक्सप्लेनेशन जोड़े गए थे। 1870 में सेक्शन 124 ऐड हुई, फिर 1891 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और एक्सप्लेनेशन जोड़े गए। सेक्शन 124 ए। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो आप लोग लिख लीजिए। सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी जो है एडेड हुई 1870 में, और 1891 में इसमें अमेंडमेंट हुआ और एक्सप्लेनेशन जोड़े गए। ठीक है, 1870 से 1898 तक इसमें जो वर्ड है इसमें आया है डिसअफेक्शन। इस वर्ड का काफी बार इंटरप्रिटेशन किया गया अलग अलग समय पर। ठीक है, तो ये कुछ केस लॉज है, सॉरी ये जो कुछ फैक्ट्स हैं ये आपको लिखना है। ठीक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं 124 ए पे, ये भी देखिए। 124 ए को लेकर के काफी विवाद चला कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि क्या होता था कि ये जो राजद्रोह वाली सेक्शन है ये है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, कि जब ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर्स कोई भी नया कानून निकालते थे तो बाल गंगाधर तिलक है, तो ये लोग क्या करते थे, अपोज करते थे उस टाइम पे, है ना। कोई भी कानून आया तो काला कानून है और वगैरह वगैरह, तो इनको क्या होता था, राजद्रोह का आरोप लगा करके, सेडिशन का आरोप लगा करके जेल में डाल दिया जाता था। इस सेक्शन के लिए जो है आपके गांधी जी को भी चार्ज किया गया है, गांधी जी के ऊपर भी आरोप लगाए गए हैं, है ना। और गांधी जी भी जो है 124 ए के अंतर्गत जेल गए हुए हैं। तो गांधी जी ने तो इस सेक्शन को क्या कहा है, गांधी जी ने कहा है, प्रिंस अमंग द पॉलिटिकल सेक्शंस ऑफ द आईपीसी डिजाइंड टू सप्रेस द लिबर्टी ऑफ द सिटीजन इन 1992। 1992 में गांधी जी ने कहा था कि ये जो सेक्शन है ना 194, ये तो राजकुमार है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, जो सामान्य जनता है उनकी लिबर्टीज को सप्रेस करने वाली सेक्शन है, कि वो तो कुछ बोल ही नहीं सकते अगर सरकार ने कोई कानून निकाला है तो, इस तरीके की बात। ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को लेकर के जो केस लॉज है वो ये है, पहला है तारा सिंह गोपीचंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1951 का, फिर सेकंड है सबीर राजा वर्सेस स्टेट 1955 का, फिर है राम नंदन वर्सेस स्टेट 1959 का। इन तीनों केस में सेक्शन 124 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, ये तीनों केस में 124 ए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर किया गया था। राजद्रोह की सेक्शन को कहा था कि ये बिल्कुल भी वॉइड है, मतलब वैलिड नहीं है, क्योंकि कोई भी कानून जो नया आता है तो उसके खिलाफ हम कुछ कर ही नहीं सकते। फिर लेकिन बाद में 1962 में ये केदारनाथ का केस आया आपका।
1962 में केदारनाथ का केस आया, इस केस में ओवर रूल कर दिया गया तीनों केस को और कह दिया गया कि नहीं ये सेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या कहा गया था इस केस में, देखिए इस केस में ये कहा गया कि the validity of this section was again questioned on the ground of the provisions of this section being in violative of freedom of speech and expression। इस केस में जो केदारनाथ वाला केस था, इस केस में किस ग्राउंड पर उठाया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कहा गया था कि ये जो हमारा आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो ये जो सेक्शन है 124 ये वायोलेशन करती है। मतलब यदि हम सरकार के कार्यों के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी प्रदर्शन करेंगे, तो आप तो कह दोगे कि ये राजद्रोह है, तो हम तो अभिव्यक्ति की आप हमारी स्वतंत्रता जो है खतरे में डाल रहे हो। तो फिर इस सेक्शन इस केस में ये कह दिया गया, ये डिक्लेयर कर दिया गया, द प्ली वाज negatived by the court and the section was held to be constitutional। तो ये जो इन्होंने प्ली लिया था इस केस में कि हमारा जो है वायोलेशन हो रहा है आर्टिकल 19 के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, तो इसको कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि नहीं ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। द एक्सप्लेनेशन टू द सेक्शन makes it clear that criticism of public measures or comment on government action, however strongly worded, within reasonable limit and consistent with the fundamental rights of freedom of speech and expression is not affected। इस केस में ये कहा कोर्ट ने कि जो एक्सप्लेनेशन जुड़ा हुआ है इस सेक्शन में, बाद में अमेंडमेंट से जो एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया उसमें बिल्कुल क्लियरली ये चीज स्पष्ट होती है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के किसी एक्ट के बारे में, जो सरकार ने कोई एक्ट निकाला है या कोई कानून पारित किया है या कुछ भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यवाही भी की है, अगर उसके बारे में पब्लिक जो है वो कोई कमेंट करती है या क्रिटिसिज्म करती है, अगर वो विद इन रीजनेबल लिमिट्स है, जो तरीका एक वैलिड तरीका होता है उस तरीके से यदि आप कर रहे हैं, विद इन रीजनेबल लिमिट आप कर रहे हैं, तो 124A जो है निकल कर बाहर नहीं आती है, 124A अट्रैक्ट नहीं होती है। 124A जो है वो कब अट्रैक्ट होती है, तो इसमें इन्होंने ये कहा कि it is only when the words have the tendency or intention of creating public disorder or disturbance of law and order that the provisions of the section are attracted। तो सेक्शन 124A तभी जो है अट्रैक्ट होगी जब आपने इस तरीके के वर्ड्स का यूज किया है, आप इस तरीके की भाषणबाजी कर रहे हो या इस तरीके से बहका रहे हो कि आपकी टेंडेंसी जो है बोलने की या आपका जो इंटेंशन है वो क्या है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट करना है। आप पब्लिक डिसऑर्डर, पब्लिक डिस्टर्बेंस, लॉ और ऑर्डर आप जो है डिस्टर्बेंस करने की पर्पज से कर रहे हो, तो सेक्शन 124A जो है अट्रैक्ट होगी और आप पे राजद्रोह का मामला चलेगा। अब आप देखें कि एक्सप्लेनेशन एक बार इसकी देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस लॉ याद रखना है इंपॉर्टेंट। अब देखिए 124A और उसके एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 124A में तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि 124A में कहीं पे भी आपको सेक्शन में ये वर्ड नहीं मिला है कि कोई हथियार का यूज करके या कोई आतंक वगैरह दिखा करके या हमला करके, इस तरीके का कहीं पे भी कुछ नहीं है। सिर्फ आपके शब्द हैं, बोले गए हों, लिखे गए हों, कुछ संकेत है या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के प्रति घृणा, अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया आप ऐसे बातें बोल रहे हो, आप ऐसे वर्ड्स बोल रहे हो कि जिनसे सुनने वालों को, जो सुनने वाले उनके मन में भी सरकार के प्रति क्या हो रही है, घृणा उत्पन्न हो रही है कि अरे यार ये कैसी सरकार है, ये तो सिटीजन्स का भला ही नहीं चाहती है और गलत सरकार है, ऐसा वैसा। ठीक है, और इतना ज्यादा आपने बोल दिया कि आपके बातों में आकर के जो है लोग क्या हो जाए, मतलब उत्तेजित हो जाए, उत्तेजना में आ जाए और जाकर के फिर कोई गलत काम कर दे, तो तब वो राजद्रोह में आएगा। पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए, मतलब आपकी भाषण सुन रहे और जो कम्युनिटी के बीच जो है दंगा हो गया, तब फिर दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन यदि आपने नॉर्मल तरीके से कमेंट किया या कुछ समथिंग किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और कंटेम्प्ट और एक्साइट्स और अटेम्प्ट टू एक्साइट डिसअफेक्शन towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment। अब यहाँ जो disaffection word है इसका क्या मतलब है, तो explanation first में बताया गया the expression disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity।
अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। मतलब आप अपनी भारत सरकार के विरुद्ध अभक्ति प्रदर्शित कर रहे हो। मतलब हम देश हैं और देशवासियों को देश के प्रति मतलब अपना कैसे समर्पण भाव होना चाहिए, ना कि अभक्ति वाला या शत्रुता वाला, और शत्रुता की समस्त भावनाएं आ जाती हैं। मतलब डिसअफेक्शन का आप उल्टा कर दीजिए सिनोनिम, मतलब एंटोनिम देखिए अफेक्शन। अफेक्शन मतलब क्या होता है? लव, कि आप अपने देश के प्रति जो है प्रेम भाव रखते हैं, तो वो अफेक्शन है। और अफेक्शन का बिल्कुल उल्टा कर दी तो डिसअफेक्शन है। तो अब अगर आप डिसअफेक्शन वाली भावनाएं फैला रहे हैं अपने वर्ड से, तो राजद्रोह है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन 2 और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोवेशन। डिसएप्रोवेशन मीन्स अननुमोदन। अननुमोदन मीन्स समर्थन और असमर्थन। तो यहाँ पे असमर्थन, यदि आपके जो कमेंट्स हैं वो कैसे हैं? असमर्थन व्यक्त करने वाले हैं। कमेंट्स एक्सप्रेसिंग डिसएप्रोवेशन ऑफ द मेजर्स ऑफ द गवर्नमेंट with a view to obtain their alteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. यही वो एक्सप्लेनेशन है जहां से आपको क्लियर होता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है धारा। घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा, लॉफुल मीन्स, ठीक है ना, उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अननुमोदन, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है बैरेक्ट में, अगर आप लोगों के बैरेक्ट में भी मिसप्रिंट हो तो यहाँ अनअनुमोदन कर लीजिएगा। अनअनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन अपराध नहीं है। कोई भी नया बिल आया, जैसे अभी सपोज करिए इतना विवाद चला सीएए को लेकर के, या और भी एनआरआई को लेकर के, जितने भी जो नया भी एक्ट आए जो बहुत विवादित रहे हैं, है ना, आपका ये फार्म बिल एक्ट है ना जो आया है किसानों को लेकर के। तो अब यहाँ क्या हो रहा है? राजद्रोह में कब जाएंगे वो? यदि किसान आंदोलन सही तरीके से होता, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से होता, अव्यवस्था नहीं होती, लॉ एंड ऑर्डर नहीं अफेक्ट होता, तो जेल में लोगों को नहीं डाला जाता, उनके ऊपर 124 नहीं लगाई जाती। लेकिन अब यदि वो गलत तरीके से उसको करें, हिंसा करने लगे, अपने वर्ड से इस तरीके की भाषणबाजी करने लगे कि लोग जो अलग अलग जगह पे लोग हैं वो सरकार के विरुद्ध खड़े हो जाएं, है ना, पत्थरबाजी करने लगे, ये सब करने लगे, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज है कि यदि सरकार के कामों के प्रति आप विधिपूर्ण साधनों द्वारा, बाय लॉफुल मीन्स, जो भी उनका काम है आप उसको परिवर्तित कराना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि जो आपने ऐसा विधि बनाई है, ऐसा लॉ बनाया है, ऐसा नहीं, आप इसमें कुछ अल्टरेशन कर लो, और वो अल्टरेशन कराने के लिए आप कुछ टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अननुमोदन मतलब आप अपना समर्थन नहीं दे रहे हैं, आप असमर्थन व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन विधिपूर्ण साधनों द्वारा और शांतिपूर्ण ढंग से, तो फिर राजद्रोह में आप नहीं आओगे, तब आपका एक्ट नहीं कहा जाएगा कि ये राजद्रोह है। ठीक, फिर सेकंड थर्ड वाला एक्सप्लेनेशन देखिए। comment expressing disapprobation of the administrative or other actions। तो यहाँ पे बात सिर्फ वैसे लॉफुल लेजिस्लेचर की नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की भी है, कि अब अगर यदि कोई प्रशासनिक अन्य कार्यवाहियां भी है तो उनके प्रति भी है ना, अगर of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section। कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अननुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अधीन क्या है? अपराध घटित नहीं करती। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो डिसअप्रोवेशन वर्ड है उसका मतलब अननुमोदन है, तो आप लोग उसको सही कर लीजिएगा। तो क्लियर है 124A राजद्रोह होता क्या, समझ में आया? पहले जो राजद्रोह था उसको अमेंडमेंट के बाद अब इंडियन कल्चर के हिसाब से जो है चेंज कर दिया गया, तो इसलिए अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये कई बार पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका, लेकिन फाइनली जो केस केदारनाथ वाला है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते कि कौन सा केस है जिसके द्वारा 124A राजद्रोह को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा मिल गया है, तो वो नाम याद रखना है केदारनाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? क्लियर है सभी को 124A? यस मैम। ओके 125 देखिए। waging war against any asiatic power in alliance with the government of India। भारत सरकार से
मैत्री संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। तो whoever wage war against the government of any Asiatic power in alliance or at peace with the government of India or attempt to wage war or abates the waging of such war shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, to which fine may be added, or with fine। अब क्या कहा है यहाँ पर, जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध, जो कोई भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, यह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, ऐसी कंट्रीज जिनके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, अगर उन कंट्रीज पे कोई पर्सन युद्ध करता है, युद्ध करने का प्रयत्न करता है, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी या तो आजीवन कारावास जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा, मतलब फाइन जोड़ भी सकता है कोर्ट और नहीं भी जोड़ सकता है ना, इसका मतलब ये है विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, और या फिर 7 वर्ष तक की कालावधि के लिए कारावास हो सकता है। यहाँ पर या वर्ड है, तो या तो आजीवन कारावास हो सकता है या 7 वर्ष तक की कालावधि का कोई कारावास हो सकता है। तो 7 वर्ष तक की का क्या मतलब है, यहाँ पे दोनों भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, मतलब मैक्सिमम 7 इयर्स, मिनिमम कितनी भी हो सकती है, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित नहीं होगा। अब आप एक चीज देखिए, अभी जो इस चैप्टर में हम जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं, तो वहां पनिशमेंट है, वहां पनिशमेंट डबल डबल दी है ना, हर जगह पे कहा है कि आजीवन कारावास से या 7 वर्ष तक की। तो मतलब क्या है, तो ये मैक्सिमम बता दे रहे हैं पनिशमेंट और मिनिमम बता दे रहे हैं पनिशमेंट, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आजीवन कारावास तक जा सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम 7 साल तक की हो सकती है, ठीक है, उससे नीचे नहीं होगी, इस तरीके से। अब देखिए क्या है, 125 हो गया। अब देखिए 126, पब्लिक कमिटिंग डिप्रेडेशन ऑन टेरिटरीज। अब यहाँ पे लूटपाट कर रहे हैं, ठीक है, तो whoever commits depredation or makes preparation to commit depredation, तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो कोई लूटपाट करेगा या लूटपाट करने की तैयारी करेगा। तो 126 में अगेन फिर तैयारी जो है पनिशेबल है, 122 में तैयारी पनिशेबल थी, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। अब यहाँ पे भारत सरकार के साथ जो मैत्री संबंध रखने वाले देश हैं, उनके ऊपर आप लूटपाट कमिट करो या लूटपाट करने की तैयारी भी कर रहे हो तो भी पनिशेबल है। ऑन द टेरिटरीज ऑफ एनी पावर इन अलायंस, मतलब मैत्री संबंध रखने वाले, और एट पीस, शांति, जिनके साथ शांति वाले देश है, विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म which may extend to 7 years and shall also be liable to fine and to forfeiture of any property used or intended to be used in committing such depredation or acquiring by such depredation। यहाँ पर एक एडिशनल पनिशमेंट जुड़ गई, 7 साल तक का कारावास हो सकेगा प्लस फाइन तो है ही, साथ में ऐसी लूटपाट करने के प्रयोजन से यदि आप कोई संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, है ना, आपने ऐसा डिप्रेडेशन लूटपाट करने में किसी संपत्ति का यूज किया है, और लूटपाट जब आपने की वहां उस देश से, तो उस देश में लूटपाट करने के बाद आपके पास क्या क्या संपत्ति आपने ले ली, तो वो सारी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी। जैसे भाई इंडिया से किसी अदर कंट्री में लूटपाट करने के लिए लोग गए, तो जिस साधन का प्रयोग किया गया होगा, बाय अपने खुद के व्हीकल से गए या किसी चीज से गए हैं, तो वो व्हीकल भी जब्त हो जाएगा, और वहां से लूटपाट करके क्या क्या संपत्ति चुरा करके लाए, क्या लूट करके लाए, वो भी सब संपत्ति क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। तो पनिशमेंट क्या है, 7 years प्लस फाइन प्लस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रिपरेशन भी पनिशमेंट पनिशेबल है 126 में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। मैम हाँ मैम एक्चुअली है ना, इसमें मुझे ना पनिशमेंट प्लस में आएगी 7 years में, कि ना अलग से पनिशमेंट भी दे सकते हैं कि 7 year ना दे के ना कारावास। कहाँ पर, इसमें मैम इसी 126 में सेक्शन में 126 में 7 years मैम प्लस फाइन, 7 years प्लस फाइन ही आएगा। प्लस है ना, एंड लिखा है देखो,
जहाँ एंड होता है Okay, वहां ma'am. प्लस होता है, और जहाँ इंग्लिश में जहाँ एंड है वहां प्लस होगा, Okay, ठीक है? ma'am. और हिंदी में और लिखा होगा, जी मैम. और इंग्लिश में अगर और है तो उसका मतलब या है हिंदी में, ठीक? ये याद रखा करो, एंड मीन्स ऑलवेज प्लस। आगे देखते हैं 127। अब देखो 127 में तो 125 और 126 में जहां जो मैत्री संबंध वाले देश हैं तो 125 के में उनके अगेंस्ट वॉर किया, 126 में लूटपाट की। तो जिन्होंने 125 और 126 के अंतर्गत अपराध किया है और कोई संपत्ति अर्जित की है, उस संपत्ति को कोई तीसरा पर्सन जानते हुए कि वो 125 और 126 का अपराध के कारण उस व्यक्ति के पास है, और ये जानते हुए वो संपत्ति वो थर्ड पर्सन ले लेता है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी, ये सेक्शन 127 में बताया गया, ठीक है? whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offense mentioned in section 125 and 126 shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 6-7 years, and also be liable to fine and to forfeiture of the property so received। तो सेम है पनिशमेंट, 7 साल तक की सजा हो सकती है, प्लस फाइन प्लस फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी वो भी फॉरफीट हो जाएगी। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, जो कोई किसी संपत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा, मतलब कोई थर्ड पर्सन की बात हो रही है, कोई थर्ड पर्सन ये जानता है, पता है उसे, उसके बाद भी वो संपत्ति ले रहा है, कैसी कि वह धारा 125 और 126 में वर्णित अपराधों में से किसी के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से, और इस प्रकार प्राप्त की गई संपत्ति में संप्रहण के भी से भी दंडनीय होगा। तो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी भी साथ में ध्यान रखना, और वर्ड जुड़ा हुआ है एंड, मतलब कारावास भी होगा, फाइन भी होगा, और प्लस संपत्ति भी जब्त की जाएगी, ठीक है? तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप बिल्कुल इसको छोड़ सकते हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 128 देखिए जल्दी से, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरीली अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप। अब देखो स्टेट प्रिजनर मतलब राज कैदी और युद्ध कैदी, राज कैदी और युद्ध कैदी में थोड़ा सा अंतर है। युद्ध कैदी मतलब जिस देश के साथ युद्ध चल रहा होता है उस समय जो लोग मारे गए और जो लोग बच गए, तो जो लोग बच जाते हैं तो जो एक सिविलाइज्ड वॉर होती है उनके अकॉर्डिंग, उस लॉ के अकॉर्डिंग, जो वो लोग होते हैं जो युद्ध के दौरान बच जाते हैं उनको क्या कर लेते हैं, उनको जेल में रख लेते हैं, उनको कहा जाता है युद्ध कैदी, जब तक कि वो वॉर खत्म नहीं हो जाती है, ठीक है? जब तक वो जेल में थे, और उसके बाद जिस भी गवर्नमेंट के पास वो है, फिर वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या करना है इनका, तो वो होते हैं युद्ध कैदी। और स्टेट प्रिजनर, स्टेट प्रिजनर मतलब आंतरिक विद्रोह हो रहा है, कोई पर्सन है जो आंतरिक विद्रोह कर रहे हैं तो वो स्टेट प्रिजनर पकड़े गए, वो स्टेट प्रिजनर है। या फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री से किसी ने हमारे यहाँ पर आकर के जो है कोई वो किया, मतलब ऐसे मतलब वॉर नहीं चल रही, दो देशों के बीच में युद्ध नहीं चल रही, लेकिन कोई फॉरेन कंट्री ने अटैक कर दिया हमारे ऊपर, तो अगर उसको पकड़ेंगे तो वो राज कैदी कहलाएगा। लेकिन जब दो कंट्रीज के बीच में युद्ध चल रहा हो और उस युद्ध के दौरान जो लोग बच जाते हैं, बचे हुए जो मरे नहीं, जो बच गए, वो होते हैं वॉर प्रिजनर। सिंपल क्लियर है ये स्टेट प्रिजनर एंड वॉर प्रिजनर क्या होता है, समझ में आया? यस मैम. ठीक है, तो अब देखो क्या बता रहे हैं, whoever being a public servant have and having the custody of any state prisoner or prisoner of war, कि आप एक तो पब्लिक सर्वेंट हो और आपके पास कस्टडी है किसी स्टेट प्रिजनर की या प्रिजनर ऑफ वॉर की, voluntarily allows such prisoner to escape from any place in which such prisoner is confined, जिस जगह पर उस कैदी को परिरुद्ध रखा गया है, तो ऐसा पब्लिक सर्वेंट स्वेच्छा या जानबूझकर उस कैदी को निकल भागने देता है, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो या तो उसको सीधा सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है, या फिर ऐसा पनिशमेंट मिल सकता है, ऐसा इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है जो 10 साल तक का हो सकेगा, आइदर डिस्क्रिप्शन का, एंड shall also be liable to fine प्लस फाइन होगा, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स प्लस फाइन, ठीक है? यहाँ पर अगेन वही है विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां जहां मे एक्सटेंड वर्ड आता है कि 10 साल तक का कारावास हो सकेगा, मतलब मैक्सिमम 10 साल तक का हो सकता है और मिनिमम 10 साल से कम कितना का भी हो सकता है।
लेकिन अब चूंकि इसमें साथ में आजीवन कारावास दिया है तो कोर्ट चाहे तो आजीवन कारावास भी सीधा दे सकता है, या आजीवन कारावास यदि नहीं देता है तो फिर अगर वो दूसरी पनिशमेंट देना चाहता है तो फिर वो 10 साल तक का देगा। यहाँ पर इसका मतलब ये है ना कि या तो आजीवन कारावास दे कोर्ट, या आजीवन कारावास नहीं दे रहा है तो फिर मैक्सिमम कितनी देगा, मैक्सिमम 10, या फिर 10 से कम, फिर 10 से ऊपर नहीं दे सकता कि 12 वर्ष दे दे, 14 वर्ष दे दे, ऐसा नहीं देगा, या तो फिर आजीवन कारावास। तो फिर आजीवन कारावास इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का मतलब क्या होता है, नेचुरल डेथ तक, कि जो पर्सन है जिसको पनिशमेंट दी जा रही है उसकी नेचुरल डेथ तक। ठीक, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ क्या होता है जब हमने पनिशमेंट पढ़ी थी, है ना। तो ध्यान रखना, ये सब चीज साथ में दिमाग में चलना चाहिए कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस उसकी नेचुरल डेथ तक की पनिशमेंट। और अगर कोर्ट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ नहीं देती है तो विधि में क्या बताएगा कि फिर आप 10 साल तक की दे सकते हो, बीच का कुछ नहीं दोगे, 12 साल 14 साल ऐसा नहीं, या तो फिर सीधा आजीवन कारावास दो। आजीवन कारावास नहीं देना है आपको तो 10 साल दे दो, 7 साल दे दो, 8 साल दे दो, 2 साल दे दो, वो आपके ऊपर है। फिर 10 साल से ऊपर नहीं जाओगे, लेकिन प्लस फाइन साथ में चलेगा। क्लियर। अब देखिए आगे 128 के बाद 129। 129 में अब वहां 128 में जानबूझ करके भागने दिया, यहाँ पे उपेक्षा पूर्वक भागने दिया, तो सिर्फ आपको देख लीजिए क्या पनिशमेंट, हेडिंग और पनिशमेंट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर नेग्लिजेंटली बिहेवियर था, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, मतलब आप गए हो उसको खाना देने और पता चला ताला खुला छोड़ दिया, होशो हवास ही नहीं है कि तुमने उसका जेल का ताला खुला छोड़ दिया, वो भाग गया। तो फिर ऐसी कंडीशन में जहाँ नेग्लिजेंटली बिहेवियर होता है पब्लिक सर्वेंट का और उसके कारण जो है प्रिजनर भाग जाता है, तो क्योंकि यहाँ पे वॉलेंटरी नहीं है, इंटेंशनली नहीं भगाया, इसलिए इम्प्रिजनमेंट कैसा हो जाएगा, सादा कारावास। सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 इयर्स एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। फाइन प्लस में रहेगा, सादा कारावास 3 वर्ष तक का हो सकता है, 3 वर्ष तक का मतलब 1 साल भी हो सकता है, 6 महीने भी, कितना भी, लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा और सादा कारावास होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना वॉलेंटरली वर्ड आ जाए, अगर कि वॉलेंटरली भागने दिया तो सीधा लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक का, और अगर जानबूझ करके नहीं नेग्लिजेंटली भागने दिया तो सादा कारावास 3 वर्ष तक का। ठीक, लास्ट सेक्शन इस चैप्टर की 130 एडिंग एस्केप ऑफ रेस्क्यूइंग और हार्बरिंग सच प्रिजनर। ऐसे कैदी को निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या संशय देना। अब यहाँ पे बात हो रही है whoever, जो कोई, मतलब पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं है, आप और हमारे नॉर्मल लोगों की बात हो रही है कि अभी तक पब्लिक सर्वेंट भागने दे रहा था अपनी नेग्लिजेंट बिहेवियर से या जानबूझ करके, अब यहाँ पे कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी पर्सन जो है ऐसे राज कैदी या युद्ध कैदी को सहायता कर रहा है भागने में। और हम पढ़ चुके हैं कि ये सहायता करना क्या होता है, हार्बर होता है। तो देखिए क्या लिखा है, whoever knowingly aids or assist any state prisoner or prisoner of war in escaping from lawful custody। जो कोई जानते हुए किसी राज कैदी या युद्ध कैदी को विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागने में मदद या सहायता देगा, और रेस्क्यूज और अटेम्प्ट्स टू रेस्क्यू एनी सच प्रिजनर, या फिर क्या करेगा, या किसी ऐसे कैदी को छुड़ाएगा या छुड़ाने का प्रयत्न करेगा, या किसी ऐसे कैदी को जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है संशय देगा या छिपाएगा, or harbors or conceals any such prisoner who has escaped from lawful custody, or offers or attempts to offer any resistance to the recapture of such prisoner। या फिर क्या कर रहा है, संशय देगा या छिपाएगा या ऐसे कैदी से फिर से पकड़े जाने का प्रतिरोध करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो फिर अगेन वही imprisonment for life or with imprisonment of either description which may extend to 10 years and shall also be liable to fine and shall also be liable to fine। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखना है इस सेक्शन में हार्बर आया है, युद्ध कैदी या राज कैदी को संशय देना कौन सी धारा में बताया गया दंडनीय है, तो 130। इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो बाय सेक्शन याद रखना है कि युद्ध कैदी और राज कैदी को संशय देना कौन सी सेक्शन में दंडनीय है। 130 में आप चाहो तो डायरेक्ट में अपने साइड में लिख सकते हो, युद्ध कैदी और राज कैदी को संशय देना बताया गया। तो कहाँ कहाँ हार्बर से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़े हमने, 52A में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी हार्बर की, तो 52A में
वहां पर खुद ही सेक्शन 130 और 157 का मेंशन होता है, प्लस ये 130 सेक्शन उसी की यहाँ पर हमने देख ली। ठीक है, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन इस सेक्शन में वो और एक बार देख लेंगे क्या है। अ स्टेट प्रिजनर और प्रिजनर ऑफ वॉर who is permitted to be at large on his parole within certain limits in India is said to escape from lawful custody if he goes beyond the limits within which he is allowed to be at large। क्या कहा गया है कि कोई राज कैदी या युद्ध कैदी जिसे अपने पैरोल पर भारत में कतिपय सीमाओं के भीतर यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, यह तब कहा जाता है जब वह उन सीमाओं से परे चला जाता है जिनके भीतर उसे यथेच्छ विचरण की अनुज्ञा है। मतलब अब कोई स्टेट प्रिजनर या युद्ध राज कैदी या युद्ध कैदी जो है उसको पैरोल पे छोड़ा है कोर्ट ने, तो जब पैरोल पे छोड़ा जाता है तो एक सर्टेन लिमिट्स तय कर देता है कोर्ट कि आप इतनी इतनी सीमा में रहोगे। मतलब आप मध्य प्रदेश में हैं जैसे, तो वो कह देंगे कि आप भोपाल की जेल में थे, तो पैरोल पे छोड़ा तो कोर्ट कह देगी कि आप भोपाल से बाहर नहीं जाओगे। तो यदि ऐसा राज कैदी और युद्ध कैदी विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा कब माना जाएगा, यदि वो भोपाल की सीमाओं से बाहर चला जाता है। तो पैरोल पर आपको छोड़ा गया और लिमिट्स बताई गई कि भोपाल तक में ही रहना है, भोपाल से बाहर नहीं जाना है आपको, और अगर वो भोपाल से बाहर चला जाता है बिना परमिशन के तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है, विधिपूर्ण अभिरक्षा से निकल भागा है, ये माना जाएगा। और ऐसे भागने के बाद यदि कोई व्यक्ति उसको संशय दे देता है तो वो सेक्शन इस सेक्शन के अंतर्गत 130 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। क्लियर है, कोई डाउट? नो मैम। मैम इसमें भी वाइफ है ना एक्सेप्शन ही रहेगी? हाँ, वाइफ एक्सेप्शन रहेगी। ठीक है ना? ओके मैम। ओके, जी मैम। और अभी जब हम पढ़ेंगे ना 157 तो एक बार और क्लियर कर लेंगे वहां पे, और मतलब अच्छे से समझ में रहेगा कि कौन से अपराध है जहां पर शायद से राज कैदी और युद्ध कैदी में शायद, जहां तक मुझे याद है कि वाइफ को नहीं मिलता, मैं अभी कंफर्म नहीं कह सकती हूँ, अपन जब 157 पढ़ेंगे तभी वहां पर देखेंगे एक बार। ठीक है, जी मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट। वेलकम, गुड नाइट।